हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला और हम लोग जो है फास्टली जो है इस पर वर्क कर रहे हैं, यानी टेस्ट सीरीज़ को जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट कहिए। इसमें जो है आपको अलग अलग सालों के जो बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग जो है बारी बारी से जो है हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में यानी यहाँ देखा जाए तो दोस्तों आपका 1992 से जो 2018 तक के प्रश्नों को मैं जो है आप लोगों को हल करवाऊंगी। तो इस कड़ी में जो है दोस्तों बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो लोग नए हैं, जो फ्रेंड्स नए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। दोस्तों, कोई भी जो है साल का जो वीडियो ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि अभी ये 2011 का वीडियो अभी आज मैं बता रही हूँ, यानी 2011 में जो पूछा गया है उस प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो कोई भी साल का जो प्रश्न है दोस्तों उसको 3 पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो 50-50 प्रश्न हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से 3 वीडियो हम लोग यानी एक साल के प्रश्न को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो। तो चलिए हम लोग जो है इसका पार्ट 1 यानी 2011 का जो पार्ट 1 है उसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इस आंसर को बताने का यानी ऑप्शन पढ़ने का हम लोगों को ज़रूरत है। इसका उत्तर सबको पता होगा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है यह कहा गया था कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह तिलक जी ने दोस्तों 1916 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, तो उस अधिवेशन में जो उन्होंने यह नारा दिया था, यानी स्वराज की मांग करते हुए जो यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और यह प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया। बीपीएससी का पैटर्न अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ जो है आपका एक ही प्रश्न को कई बार पूछा जाता है। तो इसलिए भी जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप ओनली प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हो तो 50 से 60% मार्क्स तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। बाकी डिफरेंस ज़्यादातर आपका करंट में रहता है, तो करंट को आप अलग से कर लो। तो प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट पर वर्क कर रहे हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि मद्रास महासभा की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1884 में की गई थी दोस्तों, यानी कांग्रेस की स्थापना के 1 वर्ष पूर्व। किंतु इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए जो है यह यानी बुक में जो है इसका स्टार करके आंसर दिया हुआ है, बट इसका आंसर 1884 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 28 दिसंबर जो है 1885 को जो है दोपहर के 12 बजे जो है बम्बई में जो है आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है दोस्तों, उसमें जो यह सभा आयोजित की गई थी। इसमें जो है 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था दोस्तों। यह जो है बैठक पहले पुणे में होने वाली थी, बट वहाँ क्या हुआ कि प्लेग फैल गया, तो इसकी वजह से जो वह स्थान जो है कैंसिल हो गया और मुंबई में जो है आपको यह यानी यह आयोजन तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। तो इसमें 72 लोगों ने यानी सदस्यों ने भाग लिया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के जो है पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन थे दोस्तों? तो आप राजगोपालाचारी थे, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो आपका राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 15 अगस्त 1906 को जो है यह हुई थी। और 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? तो बंगाल का विभाजन, यानी उसके 1 साल बाद जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों शिक्षा का यानी अंग्रेजी शिक्षा का भी विरोध किया गया था। तो इसी वजह से इसका जो है यानी कि इस क्या कहेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना
की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो किस वर्ष शुरू किया गया दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में शुरू किया गया दोस्तों। और यह जो है किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन, यानी गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। इसकी 3 मांगे थी दोस्तों। एक तो खिलाफत का विवाद, दूसरा जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए न्याय की व्यवस्था, यानी दूसरी मांग थी। और तीसरी जो मांग थी दोस्तों जो है यानी तीसरी मांग स्वराज की प्राप्ति थी। तो 3 मांगों के लिए जो है यह असहयोग आंदोलन जो है शुरू की गई थी। बट हुआ क्या दोस्तों कि चौरा चौरी की घटना आप लोग जानते होंगे, चौरा चौरी या चौरी चौरा कहिए। तो इसकी घटना में क्या किया गया कि उग्र भीड़ के द्वारा जो है एक थाने को आग लगा दिया गया, जिसमें जो है 22 जो है पुलिसकर्मी जल करके मर गए। तो गांधी जी चूँकि अहिंसा के पुजारी थे तो वो इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो आहत हो गए और उन्होंने क्या किया कि 1922 में इसको स्थगित कर दिया। तो 20 में शुरू हुआ और 22 में क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न है हमारा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी दोस्तों? तो यह जो है आपका अगर उत्तर की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। तो आपका 7 का जो है सी आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार दोस्तों मॉन्टेग्यू ने संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित सरकार के बीच सेतु की संज्ञा दी थी। इस अधिनियम के संवैधानिक सुधार 1920 में लागू हुए दोस्तों, यानी लागू तो यानी 19 में ही 19 के आधार पर बनी, लेकिन यह लागू जो किया गया पूर्ण रूप से तो यह 1920 में जो है यह लागू किया गया। इसकी विशेषता की बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है इसकी विशेषता थी। तो 8 जो है प्रांतों में जो है यह स्टार्टिंग में जो है 8 प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो दोस्तों लाला लाजपत राय जी जो है शेर ए पंजाब के नाम से जो है जाने जाते थे। उनका जन्म की बात करें अगर दोस्तों तो लुधियाना में 1865 में हुआ था। और लाला जी को पंजाब में वही स्थान प्राप्त है जो दोस्तों महाराष्ट्र में जो है तिलक को प्राप्त था। किंतु 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों जो लाला लाजपत राय ने की, यानी अगर लाल बाल पाल की तिकड़ी में देखें तो सिर्फ इनको ही जो है दोस्तों जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। बाकी यानी लाल बाल पाल में सिर्फ और सिर्फ इनको मौका मिला था, बाकी अन्य दोनों को जो है गरम दल वालों को मौका नहीं मिला था। और इनकी जो है दोस्तों यानी कि साइमन कमीशन के विरोध के कारण जो है इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा और उसमें जो है इनकी मृत्यु हो गई थी आपकी लाला लाजपत राय की। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी जो है अतिरिक्त रूप से आप लोग याद रखिएगा। और इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी थे तथा और सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किया। यानी कांग्रेस की तरफ से कौन थे? तो गांधी जी थे और सरकार के तरफ यानी अंग्रेजी सरकार से तरफ से कौन थे? तो इरविन थे। तो इसीलिए जो इनको गांधी इरविन समझौता भी कहा गया है। तो आपका कब हुआ यह दोस्तों? तो 1931 में हुआ, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ, द्वितीय जो है 31 में हुआ और तृतीय जो है 32 में हुआ। तो अब यहाँ क्या पूछ रहा है दोस्तों कि गोलमेज सम्मेलन 1932 में, तो 1932 में कौन सा हुआ? तो तीसरा हुआ। तो यह जो है एकदम तीनों को रट डालिए क्योंकि इससे जोड़ करके प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ।
अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित थे। तो अभिनव भारत की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अभिनव भारत से जो है आपका यानी कि वीडी सावरकर जी जो है संबंधित थे। और अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से कौन संबंधित थे दोस्तों, तो वीडी सावरकर संबंधित थे। और ये जो है मित्र मेला भी आयोजन इनके द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें अगर दोस्तों तो 1904 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो स्थापना से भी जो है जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग स्थापना को भी जो है आप याद रख सकते हैं। और महाराष्ट्र में दोस्तों वीडी सावरकर के द्वारा जो है बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें कि गणपति उत्सव भी जो है एक बहुत यानी वहाँ महाराष्ट्र में इनके द्वारा जो है इस उत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से जो है करो और मरो का जो है संबंध है। और भारत छोड़ो कब हुआ था दोस्तों, तो 1942 में जो है गांधी जी के नेतृत्व में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बम्बई में जो है इस ऐतिहासिक सम्मेलन में यानी इसका जो शुरुआत किया गया दोस्तों, तो बम्बई में वहाँ जो है यानी गांधी जी जो है लोगों को संबोधित करते हुए यह नारा दिए थे कि करो या मरो, यानी या तो आप जो है अपनी सत्ता हासिल कर लो यानी भारत को आज़ाद कर लो, या इस प्रयास में जो है अपनी जान दे दो, अपने प्राणों का त्याग कर दो। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है और गांधी जी का यह जो है नारा था। अगला प्रश्न हमारा कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो किसके प्रयासों से दोस्तों, तो श्री दीप नारायण सिंह जी के द्वारा जो है यानी इनके प्रयासों से जो है बिहार में प्रांतीय कांग्रेस की जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो आपका जो है बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी बिहार राज्य जब भारत जो आज़ाद हुआ तो बिहार राज्य का जब गठन हुआ तो इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष, और एक तरह से कहिए ये सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अगर बात करें हिस्ट्री की तो मॉडर्न हिस्ट्री में से जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है बीपीएससी में, और इस मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो है कांग्रेस के अधिवेशन से तो संबंधित प्रश्न रहता ही है। तो आप लोग जो है कांग्रेस के सारे अधिवेशन को जो है रट डालिए। दोस्तों इस चैनल पर भी जो है कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित यानी देव स्टडीज़ पर जो है कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित 2 वीडियो अपलोड है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जा कर के विजिट कीजिए। उसमें जो है सारे अधिवेशनों को डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था। तो 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बांकीपुर में जो है 27वां अधिवेशन हुआ था। 1912 में जो है यह अधिवेशन हुआ था। तो आप इसको भी यानी याद रखिए। और अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो एल मधुलकर आर एल मधुलकर जो है इनके अध्यक्ष थे यानी इस अधिवेशन के। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो 16वां अधिवेशन जो है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स का कहाँ हुआ था दोस्तों, 16वां अधिवेशन किस साल हुआ यह पूछा जा रहा है दोस्तों। कहाँ, तो आपका हजारीबाग ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1921। यानी 1921 में जो है हजारीबाग में जो है बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो है 16वां अधिवेशन हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक कौन थे दोस्तों, तो आपका जो है बाबू महेश्वर प्रसाद जो है आपका बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र थे बिहारी उसके संपादक थे। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो दोस्तों यह प्रश्न भी बीपीएससी का जो है बहुत प्यारा प्रश्न है। बहुत बार इसको पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया है।
तो इसका जो इसका यानी इस बार उसके राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी को जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है यानी 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है दोस्तों। तो ये राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को जो है आमंत्रण देते हैं बिहार आने के लिए, ताकि नील किसानों की मदद की जा सके। तो यह पूछा जा रहा है कि इस बार की यह इसका यानी किस गांव के निवासी थे। तो दोस्तों मुरली भरावा के जो है ये निवासी थे। तो आपका जो है ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कुंवर सिंह राजा थे तो कहाँ के राजा थे दोस्तों? तो जगदीशपुर के राजा थे। तो आप 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों उसको भी बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर साल रहता है। बीपीएससी का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लो, एक ना एक प्रश्न दोस्तों 1857 के विद्रोह से रहता ही रहता है। तो इसको भी आप लोग जो है इसके सारे प्रश्नों को रट डालो, क्योंकि कुंवर सिंह कहाँ के थे दोस्तों? राजा जगदीशपुर के थे। इन्होंने बिहार का जो है नेतृत्व जो है 1857 के विद्रोह में किया था। तो जगदीशपुर बिहार के जगदीशपुर, और यह कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आरा में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों आपका बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से जो है इन्होंने जो है त्यागपत्र दिया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब मैथ का प्रश्न आ गया है, तो आपको मैं मैथ का सिर्फ जो है आंसर आपको बताती चलूँगी, यहाँ मैं हल नहीं करवा पाऊँगी। तो आप लोग जो है खुद से इसको कॉपी पेन लेकर के जो हल कर लेना, मैं आंसर आपको बता दे रही हूँ। तो जो 21 का हो जाएगा आपका डी दोस्तों। 22 का अगर हम लोग बात करें तो 22 का आपका ए हो जाएगा। 23 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों 23 का बी हो जाएगा। 24 का अगर हम लोग बात करें तो 24 का जो है आपका सी हो जाएगा। और 25 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 25 का जो है आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। 26 में आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 27 की अगर हम लोग बात करें तो 27 का आपका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। 29 का हो जाएगा आपका दोस्तों, 29 का हो जाएगा आपका सी। 28 का क्या बताया मैंने दोस्तों? तो 28 का जो है आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ए होगा, सॉरी ये, तो ए हो जाएगा आपका 28 का। 29 का हो जाएगा आपका सी। और 30 का अगर हम लोग बात करें तो 30 का क्या होगा आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग हल कर लेना दोस्तों, आपको कॉपी पेन से आप लोग हल करना, मैं आंसर आपको बता देती हूँ। 31 का है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो आप साइंस में हम लोग आ गए दोस्तों। तो साइंस में आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, 400 से 700 nm में जो है आपका सौर विकिरण जो है दिखता है। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में जो उगते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो हेलोफाइट्स जो कहते हैं, यानी पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट कहते हैं, यानी सी ऑप्शन जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो उगने वाले पौधे होते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जीरोफाइट कहा जाता है। और जल में जो उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जलोद्भिद कहा जाता है, जलोद्भिद। तो इसको भी अतिरिक्त रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से बनता है कि भू आकृति घटकों से बनता है कि अजैव घटकों से बनता है? दोस्तों पर्यावरण का हिस्सा ये सभी हो जाएंगे, जीवीय घटक भी, भू आकृतिक घटक भी और अजैव घटक भी। तो उपयुक्त सभी। पर्यावरण का अर्थ ही होता है दोस्तों आपके आसपास की जितनी निर्जीव, सजीव, निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं, जैव अजैव सारा कुछ क्या हो जाता है? तो पर्यावरण का हिस्सा या पार्ट हो जाता है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। तो पानी ऊपर किससे जाता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो संवहनीय पौधों में पानी जो है जाइलम उत्तक की सहायता से ऊपर चढ़ता है। जाइलम टिश्यू कहिए या जाइलम उत्तक कहिए। तो यह जो है जल संवाहक उत्तक भी कहलाता है, इसलिए यह क्या कहलाता है दोस्तों, जल संवाहक उत्तक कहलाता है। और इनका कार्य क्या है दोस्तों, तो इनका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना जो है जाइलम उत्तक का या टिश्यू का काम है। अगला प्रश्न हमारा कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो पौधों का कौन सा भाग जो है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका पर्ण जो है यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पौधों का जो पर्ण वाला जो भाग है वह फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि खनिज यानी मिनरल क्या है। तो खनिज क्या है दोस्तों, तो खनिज जो है आपका द्रव भी है, अकार्बनिक ठोस भी है और गैस भी है। तो आपका उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सहज जो है प्रणाली का परिवर्धन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है दोस्तों, तो आनुवांशिकता और विचरण का जो है अध्ययन है। अगला प्रश्न है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो दोस्तों मेंडल के जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन के ऊपर जो है यह आधारित है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भ्रूण किस में मिलता है। तो भ्रूण किस में मिलता है दोस्तों, तो बीज में जो है भ्रूण आपका मिलता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुम्मटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो कौन सा कण मिलता है दोस्तों, तो आपका बालू कण भी मिलता है, चिकना कण भी मिलता है, पांशु कण भी मिलता है, यानी सभी प्रकार के कण जो है इसमें मिलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्राकृतिक तत्व में, यानी जो है एक ही प्रकार का परमाणु जो है प्राकृतिक तत्व में जो है आपका पाया जाता है। तो 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है दोस्तों, बलुई मिट्टी में जो है पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो किस में होती है सबसे अधिक प्रभावशाली दोस्तों, तो चिकनी मिट्टी में जो है आपका कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भाग में जो है होता है, यानी हरा भाग जो होता है पौधों का उसमें यह क्लोरोप्लास्ट की जो है प्रक्रिया होती है। तो पौधों में दोस्तों जल प्रकाश यानी जल प्रकाश पर्ण रहित तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी CO2 की जो है उपस्थिति में क्या होता है कि पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो महाद्वीप कैसे अलग हुए दोस्तों, तो इसका सबसे जो सर्वमान्य थ्योरी है तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया जो है इसकी सबसे सर्वमान्य थ्योरी है। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यह जो है यानी महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया का परिणाम से क्या हुआ दोस्तों, यह जो है जो भी पृथ्वी का जो भाग है वह क्या हुआ, अलग हुआ। तो इसकी खोज की बात करें दोस्तों, तो इसके खोजकर्ता जो है आपका यानी 1960 में जो है यानी इसको प्रूव करने वाले हैरी
हैस हैरी हेस के द्वारा जो है दोस्तों यह जो है प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार यानी इसके तहत क्या कहा गया दोस्तों कि सभी महाद्वीप एवं महासागर क्या है विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित है। यानी जो भी महाद्वीप और महासागर है तो पृथ्वी के इन प्लेटों के ऊपर है उपस्थित है, जो हमेशा क्या है दोस्तों संचरणशील है। यानी हमेशा क्या है यह संचरण की स्थिति में है, यानी गतिशील स्थिति में है। इसके पहले दोस्तों जो है अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया था 1921 में जो है यह सिद्धांत दिया था कि संपूर्ण विश्व की जलवायु, यानी उन्होंने जलवायु के ऊपर जो है रिसर्च किया, तो उनको जलवायु परिवर्तन की समस्या सुलझाने के क्रम में उनको पता चला कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को वो जो है जलवायु परिवर्तन के खोज के क्रम में जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किए। उनके अनुसार जो है दोस्तों कार्बन फेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप जो एक में मिले थे, यानी अभी जो महाद्वीप अलग अलग है तो ये उनके अनुसार जो सब महाद्वीप क्या था दोस्तों एक में ही थे। और इसको क्या कहा गया दोस्तों तो पेंजिया कहा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह भी सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी और ग्रह भी। तो निहारिका जो है दोस्तों सौरमंडल का ग्रह है, तो जितने भी सौरमंडल का हिस्सा या भाग नहीं है। दोस्तों जितने भी ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, सब क्या है वह सौरमंडल का हिस्सा है, बट निहारिका जो है सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है। तो खाने का जो नमक है दोस्तों किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इसका अम्ल भी मजबूत होना चाहिए और क्षार भी जो है मजबूत होना चाहिए। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो कैसे होता है दोस्तों लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण, तो यह जो है आपका यानी जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है दोस्तों, जीन के मिश्रण यानी शफलिंग से भी होता है। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों समुद्र का पानी क्या होता है खारा होता है, यानी आप उसको सीधे तरीके से जो है सीधे तौर पर आप पी नहीं सकते, यानी पीने के योग्य वह नहीं होता क्योंकि उसमें खारापन अधिक होता है। तो खारापन कितना होता है यह पूछा जा रहा है दोस्तों, तो 35 ppt जो है आपका समुद्र के यानी अरब सागर के जल का जो है औसतन खारापन है। यहाँ सब समुद्र का नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, सिर्फ अरब सागर का पूछा जा रहा है। अरब सागर भारत के कहाँ है दोस्तों, तो आपका यह क्षेत्र जो है अरब सागर है। और यह कौन सा है दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी है। चलिए अंतिम प्रश्न था दोस्तों इस वीडियो का, इसका पार्ट 2 आएगा दोस्तों, यानी कि इसमें अभी जो 50 प्रश्न लिए गए थे तो अगले यानी पार्ट 2 में भी जो है 50 प्रश्न लिए जाएंगे और उसको भी जो है यानी जहाँ तक हो सकेगा एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूँगी। तो चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और हो सके तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।